एपिसोड 151 टू 160। क्या ही तरोताजगी है। ग्रीनहाउस की धूप में नहाते हुए अर्जुन चौहान आइसक्रीम खा रहा था और शीर्ष स्तर की मालिश का आनंद ले रहा था, मानो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहा हो। अगर कोई बाहर का व्यक्ति इस दृश्य को सुनता तो निश्चय ही सोच लेता कि अर्जुन ऋतिका शर्मा के साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो बच्चों को नहीं बताया जा सकता। देवी देवी, हाय राम, मैं तो मर गया। कितनी मधुर मौत है ये। ऋतिका भी वहां लेटी थी, लेकिन उसके सामने एक विशाल स्क्रीन थी और स्क्रीन पर लावण्या शर्मा का चेहरा कैमरे से एकदम चिपका हुआ था। क्या यही है वो सबसे सुंदर और प्यारी लड़की जिसके बारे में अर्जुन जी बात करते हैं? हालांकि ऋतिका हाय राम का मतलब नहीं समझ सकी, लेकिन लावण्या की ओवर एक्टिंग देखकर समझ गई कि ये कोई आम बोलचाल का मुहावरा रहा होगा। लावण्या वाकई बहुत सुंदर थी, लेकिन किंकू देश की तैयार श्रृंगारित सुंदरियों से तुलना करें तो कुछ अंतर अवश्य था। प्यारी होने की बात करें तो अभी उसमें कोई खास बात नहीं दिख रही थी, पर उसकी आवाज़ अवश्य ही मधुर थी। इसमें ऐसा क्या आकर्षण है जो अर्जुन जी इसके इतने दीवाने हैं? ऋतिका समझ नहीं पा रही थी। मिस लावण्या, नमस्ते, मैं ऋतिका शर्मा हूँ। मुझे पता है। हाय राम, तुम अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करती हो? तुम इतनी प्यारी कैसे हो सकती हो? क्या मैं तुम्हारे गाल पिंच कर सकती हूँ? नहीं नहीं, कहीं खराब न हो जाए। लावण्या ने किंकू देश की भाषा सीखने के लिए कोर्स किया था, हालांकि बहुत शुद्ध नहीं था, पर बातचीत में कोई परेशानी नहीं थी। मैं तो बहुत खुश हूँ, ऋतिका मुझसे अकेले में बात कर रही है। मेरे लिए एक गाना गाओ ना। लावण्या बिल्कुल अपने आदर्श से मिलने वाली फैन की तरह पागल हो गई थी। कैसी रही मेरी सुबह? आज तो मुझे ऋतिका ने ही जगाया। अर्जुन ने जबरन अपना चेहरा कैमरे में घुसा दिया। हटो कुत्ते, मेरी ऋतिका के सुंदर चेहरे को ब्लॉक मत करो। लावण्या ने बेझिझक कहा। हाय राम, मेरे घर में मेरी औकात तो दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। अर्जुन ने आंखें घुमाईं और फिर मसाज का आनंद लेने लेट गया। ये उससे ऐसे बात करती है? ऋतिका हैरान थी, ये वही आदमी है जो पूरे किंकू देश को झुका सकता है, और ये लड़की उससे ऐसी बातें कर रही है। क्या इसका बैकग्राउंड अर्जुन से भी ज्यादा ताकतवर है? ऋतिका के लिए ये सब समझ से बाहर था, लेकिन लावण्या जैसी लड़की से नफरत करना लगभग नामुमकिन था। धीरे धीरे बातें करते करते दोनों बहनें बन गईं और एक दूसरे के देश में मिलने की योजना भी बना ली। लेकिन लावण्या को कक्षा में जाना था, इसलिए उसे ऋतिका से विदा लेनी पड़ी। अर्जुन, सुनो, अगर तुमने मेरी देवी को छुआ भी तो तुम मरे हुए समझो। लावण्या ने बातचीत में सब कुछ जान लिया था। क्या मैं ऐसा इंसान दिखता हूँ? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। अभी अभी वो मेरे सामने कपड़े उतार रही थी और मैं बिल्कुल शांत रहा। हे, अच्छा है कि तुम्हें समझ है, लावण्या ने मुस्कुराकर कहा। हा, अब जाओ, मैं देखता हूँ कि रात के खाने के लिए और लोगों को बुला सकता हूँ या नहीं, लाइव स्ट्रीम भी करूँगा। मुझे लीसा चाहिए। मुझे रेणुका सिन्हा भी चाहिए। ठीक है, जो भी तुम कहो, अर्जुन ने कहा। तो मैं रात को फिर वीडियो कॉल करता हूँ। ठीक है, अब चलती हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वो प्यारी नहीं है क्या? अर्जुन ने गर्व से कहा। क्या मिस लावण्या किसी बड़े भारतीय घराने से हैं? ऋतिका ने जिज्ञासा से पूछा। नहीं, अर्जुन ने सिर हिलाया। वो तो एक साधारण परिवार से है। उसके माता पिता का तलाक हो चुका है और वो घरेलू हिंसा की शिकार भी रह चुकी है। ऋतिका और भी भ्रमित हो गई। इतना साधारण और दुखद पारिवारिक पृष्ठभूमि होते हुए भी अर्जुन को उसमें क्या आकर्षण था? जिस दिन मिस ऋतिका को कोई ऐसा मिलेगा जिससे आत्मा का जुड़ाव हो, शायद तब तुम इस भावना को समझ पाओगी। अर्जुन ने आलस में अंगड़ाई ली। घर उसी वक्त ऋतिका के पेट से आवाज आई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। हा, भूख लगी है। अर्जुन हंसा। तो चलो खाना खाते हैं। लेकिन अर्जुन जी, किम साहब ने कहा था कि उन्होंने दोपहर के भोजन पर आपके साथ बैंक के विषय में चर्चा करने का इंतजाम किया है। भाड़ में गया खाना, उसे कहो गोबर खाए। वो क्या मेरी बराबरी में खाने लायक है? कौन है वो? अर्जुन को तो पहले से ही मिलने का कोई इरादा नहीं था। चलिए, मैंने तो अपने शेफ की टीम भी साथ लाई है। अर्जुन जानता था कि ऋतिका को अच्छा खाना बहुत पसंद है। अर्जुन जिस कमरे में भोजन कर रहा था वह एक निजी और विशाल कमरा था। शेफ पहले से ही तमाम व्यंजन तैयार कर चुके थे और पूरा कमरा स्वादिष्ट सुगंध से भर गया था। इतना सारा, हालांकि ऋतिका कई भव्य भोजों में जा चुकी थी, लेकिन इस दोपहर के खाने की भव्यता देख वह स्तब्ध रह गई। ये मात्रा 2 लोगों के लिए नहीं थी, 10 लोग भी शायद पूरा ना खा सकें। क्या ये भारत का बदबूदार टोफू है? लूसीफिन, मैंने भारत यात्रा के दौरान एक बार खाया था। ... हाय राम, ये वाकई खाने की दीवानी है। ऋतिका को ऐसी बदबूदार चीजें भी पसंद हैं। अर्जुन हतप्रभ रह गया। पर इतना सब खाना क्या ज्यादा नहीं हो जाएगा? ऋतिका ने लज्जा में थूक निगलते हुए कहा। क्या दिक्कत है, 2 लोग और बुला लेते हैं। अर्जुन ने कहा। तुम्हारे पास मिस्टर सिंह का नंबर है ना? मुझे दे दो, मैं खुद कॉल करता हूँ। ये
चिंता मत करो, अगर उसने ज़्यादा बकवास की तो मैं सारा लूसीफिन वहीं ख़त्म कर दूंगा। मुझे तो लगता है तुम खुद ही सब खाने का बहाना बना रहे हो। रितिका ने मन ही मन सोचा। रितिका जी, सब ठीक है? क्या आपने अर्जुन जी की सेवा ठीक से की? क्या वे आज मिलने को तैयार हैं? सुनील सिंह सुबह से इसी कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। हेलो, क्या आप मिस्टर सिंह बोल रहे हैं? मैं अर्जुन चौहान बोल रहा हूँ। अर्जुन जी। सुनील ने तुरंत अपने शब्दों का लहजा बदला। तो क्या मिस रितिका आपको संतुष्ट कर रही हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, अर्जुन ने जानबूझकर छेड़ने वाले स्वर में कहा। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या आप दोपहर को हमारे साथ भोजन के लिए चल सकते हैं? असल में इसी बात के लिए मैं कॉल कर रहा था। सुनील उत्साहित हो गए। अर्जुन जी, हम आपका होटल हनुमान रिट्रीट में इंतज़ार करेंगे। क्या मैं किसी को भेजूं आपको लेने? नहीं 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 मिस्टर सिंह, आप गलत समझे। मेरे शेफ ने पहले ही लंच तैयार कर दिया है। तो फिर मैं वहीं आ जाता हूँ। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि ये खाना मैं आपके साथ खाने वाला हूँ। हाँ, सुनील अवाक रह गए। असल में शेफ ने ज़रूरत से ज़्यादा बना दिया था, तो मैंने सोचा कि कुछ और लोगों को बुला लूँ। क्या आप लीसा और रेणुका सिन्हा को मेरे यहाँ भेज सकते हैं? ध्यान रहे कि कोई गड़बड़ न हो। ठीक है, बाय बाय। अर्जुन जी, एक मिनट। बीप बीप बीप। मिस्टर सिंह, क्या बात हुई? वो अर्जुन जी थे। उन्होंने क्या कहा? सभी बैंक अधिकारी जो पास में बैठे थे उत्सुकता से पूछने लगे। वो लीसा और रेणुका सिन्हा को अपने साथ खाने पर बुला रहे हैं। सुनील ने गुस्से में फ़ोन ज़मीन पर दे मारा। क्या समझ रखा है उन्होंने हमारे किंकू देश के कोष विभाग को? एस्कॉर्ट सर्विस? क्या केवल रितिका शर्मा को शामिल करना ही काफ़ी नहीं था? अब उसे और भी लड़कियां चाहिए। सुनील सिंह की बात सुनकर बैंक के अन्य अधिकारी भी न्यायोचित क्रोध से भर गए। अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया तो ये तो जैसे देश की प्रतिष्ठा खो देने जैसा होगा। प्रतिनिधि सिंह, ये तो हद कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो क्या किंकू देश की सारी महिला कलाकारों को उनके साथ भेजना पड़ेगा? ये हमें धमका रहा है प्रतिनिधि सिंह। हम इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हम फिर से झुके तो शायद कभी दोबारा उठ खड़े नहीं हो सकेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर हम उसकी मांगें नहीं मानते तो क्या होगा? सुनील सिंह खुद भी इतनी जल्दी झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन वो करें भी तो क्या? छोड़िए, अभी उसे संतुष्ट कर देते हैं। हम उसे और उकसा नहीं सकते, वरना चाहे वो खुद पैसा न ले, लेकिन दूसरे लोग हमारे बैंक खाली कर सकते हैं। सुनील सिंह ने भारी मन से समझौते का फैसला किया। वो दोनों किस कंपनी से जुड़ी हैं? वे वाईजी कंपनी से हैं। मैं वाईजी के मालिक को जानता हूँ। क्या मैं उसे बता दूँ? बताओ। प्रतिनिधि सिंह, अच्छी खबर। इसी बीच जब सब परेशान थे, एक कर्मचारी भागते हुए आया। रुको, अभी कॉल मत करना, सुनील सिंह बोले, और उनके चेहरे पर भी राहत की मुस्कान थी, क्योंकि इस बार समझौते में सफलता मिलती दिख रही थी। क्या हुआ? सुनील सिंह ने उत्सुकता से पूछा। प्रतिनिधि सिंह, कुछ देश अपनी सारी किंकू मुद्रा भंडार से हमारी मदद करने को तैयार हैं। ये रकम इस संकट से उबरने के लिए पर्याप्त है। हा, बहुत बढ़िया। कई दिनों बाद सुनील सिंह मुस्कुराए। 2 दिन पहले ही उन्होंने इस स्थिति की संभावना भांप ली थी, इसलिए पहले से ही विदेशी सहायता की तैयारी कर रखी थी। जैसा कि ज्ञात है, भले ही किंकू मुद्रा अमेरिकी डॉलर जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन कई देशों ने इसका अच्छा खासा भंडार संचित कर रखा है। एक देश अकेला कुछ न कर पाए, लेकिन समूह मिलकर बड़ी मदद कर सकते हैं। उनकी कुछ शर्तें भी होंगी, है न? सुनील सिंह को पता था, इस दुनिया में मुफ्त की चीज़ नहीं मिलती। उनकी शर्त है कि हमें अपने अमेरिकी डॉलर भंडार से किंकू मुद्रा खरीदनी होगी। मौके का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं? सुनील सिंह ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, मान लो। सौभाग्य से हमारे देश ने पिछले कुछ वर्षों में विदेशी मुद्रा में ढेरों डॉलर संचित किए हैं। जब तक अर्थव्यवस्था नहीं ढहेगी, तब तक ये भंडार फिर से भरे जा सकते हैं। अर्जुन चौहान, अगर हिम्मत है तो आओ, इस बार हमारा बैंक इतनी आसानी से खाली नहीं होगा। मजबूत नकदी समर्थन के साथ सुनील सिंह की रीढ़ सीधी हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इतनी देर क्यों कर रहे हैं? 1 घंटा बीत चुका था और अर्जुन चौहान अब बेचैन हो रहे थे। मेज़ पर रखा खाना कई बार गर्म किया जा चुका था। उन्होंने लीसा और रेणुका सिन्हा का आज का कार्यक्रम देखा। दोनों आज और कल चंद्रवन नगरी में थीं, और अगर कुछ गड़बड़ न हुई हो तो उन्हें आधे घंटे पहले ही आ जाना चाहिए था। लगता है अब ये मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। अर्जुन के चारों ओर का माहौल अचानक ठंडा हो गया। उन्होंने सुनील सिंह को फ़ोन लगाया। प्रतिनिधि सिंह, वो लोग कहाँ हैं जिनके बारे में मैंने कहा था? क्या आप मेरी सहनशक्ति की परीक्षा ले रहे हैं? अर्जुन चौहान, हद से आगे मत बढ़ो। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि इस बार सुनील सिंह का लहजा इतना कड़ा होगा। अर्जुन चौहान, ये मत सोचो कि केवल हमारे बैंक जमा पर नियंत्रण होने से तुम किंकू देश की अर्थव्यवस्था को नचा सकते हो।
मैं बता दूं, किंकू की आर्थिक नींव इतनी मजबूत है कि अगर तुम सारा पैसा भी निकाल लो तो भी उसे झटका नहीं लगेगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अर्जुन को शक हुआ कि सुनील सिंह पागल हो गए हैं। अभी तक तो वो डरे हुए थे और अब ये स्वर। अर्जुन चौहान, अगर तुम सोचते हो कि धमकी देकर हमें झुका लोगे तो सुन लो, कोई चांस नहीं। चाहे आज तुम हमारे बैंक खाली कर दो या कोई और तरीका अपनाओ, हम कभी नहीं झुकेंगे। किंकू कोई गिड़गिड़ाने वाला देश नहीं है। सुनील सिंह ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। पिछले 2 दिनों की सारी भड़ास जैसे एक साथ निकल गई हो। तुम सीरियस हो? अर्जुन ने फिर से पुष्टि की। अर्जुन चौहान, हम किंकू वासी लोहे के बने हैं। तुम हमें एक बार धमका सकते हो लेकिन जिंदगी भर नहीं। लोहे के बने हो? अर्जुन जोर से हंस पड़े। तुम्हें पता है, भारत के एक मशहूर दार्शनिक ने एक सिद्धांत बताया था। क्या तुम उसे चुनौती देना चाहते हो? मुझे तुम्हारे दर्शनशास्त्र की परवाह नहीं। अगर तुम मुझे फ़ोन केवल लड़कियों के लिए कर रहे हो तो माफ़ करना, मैं ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रखता। इतना कहकर सुनील सिंह ने फ़ोन काट दिया। हरामखोर, उसने फ़ोन काट दिया। अर्जुन को गुस्सा नहीं आया बल्कि मज़ा आया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुनील सिंह को ये आत्मविश्वास आया कहाँ से, लेकिन उन्हें पता था वक्त की मार हमेशा आती है, भले ही देर से। अर्जुन जी, क्या हुआ? रितिका शर्मा ने पूछा, क्योंकि अर्जुन की रहस्यमयी मुस्कान थोड़ी डरावनी लग रही थी। कुछ खास नहीं, चलो अब खाना खाते हैं और रात को लीसा और रेणुका के साथ डिनर करेंगे। अर्जुन ने चॉपस्टिक उठाया और शानदार लंच का आनंद लेने लगे। दोपहर के बाद मेरे साथ शॉपिंग चलना, अर्जुन ने कहा। तुम पहले जाकर कपड़े बदल लो, हांगी ने तुम्हारे लिए तैयार कर दिए होंगे। जी अर्जुन जी, रितिका ने सिर हिलाया। सुबह से साथ बिताने के बाद अब वो अर्जुन के स्वभाव को थोड़ा समझने लगी थी। अलग हटकर जरूर हैं, पर आम अमीर लड़कों जैसे नहीं। हांगी, जरा इधर आओ। रितिका के कपड़े बदलने के लिए जाते ही अर्जुन ने हांगी को बुलाया। अर्जुन जी, क्या आदेश है? सुनील सिंह अचानक इतना कड़ा कैसे हो गया? क्या उसे कोई बड़ा समर्थन मिल गया है? अर्जुन जी, हमारे अनुसार सुनील सिंह ने 17 देशों से 30 ट्रिलियन किंकू मुद्रा जुटा ली है, जो उनके बैंक को संकट से उबारने के लिए काफ़ी है। अरे, तो उसे विदेशी सहायता मिल गई है? अर्जुन ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आता कि कौन से मूर्ख आज भी इस बेकार मुद्रा को जमा कर रहे हैं। उनके दिमाग में तो पत्थर भरे हैं। कौन कौन से देश हैं? कुछ छोटे एशियाई देश हैं। ऐसा है? क्या हम इसका सामना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इन छोटे देशों के लिए मैं आपको 100 योजनाएं दे सकता हूं और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा लहजा तो जैसे यशवर्धन त्रिपाठी जैसा लग रहा है। अर्जुन हंस पड़े। अगर ऐसा है तो सबसे तेज और प्रभावशाली तरीका अपनाओ और उन्हें ऐसा सबक दो कि देखो कौन उनकी मदद करने की हिम्मत करता है। चामोद देश, जो कि किंकू देश के सबसे निकटवर्ती राष्ट्रों में से एक था, वास्तव में कभी इसी देश का हिस्सा हुआ करता था। परंतु बहुत पहले हुए युद्धों के कारण ये देश विभाजित हो गया और अंततः 2 अलग अलग सरकारें अस्तित्व में आईं। हालांकि वे एक दूसरे से स्वतंत्र थे, फिर भी उनके बीच के संबंध काफ़ी अच्छे थे। आखिरकार दोनों देशों के लोगों में एक ही पूर्वजों का रक्त प्रवाहित होता था और वे केवल सीमाओं द्वारा विभाजित भाइयों जैसे थे। चामोद वह देश था जिसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किंकू मुद्रा का विदेशी मुद्रा भंडार था, कुल 10.8 ट्रिलियन किंकू मुद्रा, जो किसी भी अन्य देश से कहीं अधिक था। जब किंकू देश ने पहली बार सहायता की गुहार लगाई तो चामोद एकमात्र ऐसा देश था जिसने बिना किसी शर्त के मदद की पेशकश की। उसने केवल वर्तमान विनिमय दर पर अमेरिकी डॉलर के समतुल्य भुगतान की मांग की। ये भाईचारे की मिसाल थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चामोद देश के वित्त मंत्रालय के मंत्री कार्यालय में मंत्री चिराग वर्मा और सुनील सिंह के बीच बेहद उत्साही बातचीत हो रही थी। मंत्री वर्मा, इस बार आपने जो सहायता की है हम उसके बहुत ऋणी हैं। अगर आपने हाथ न बढ़ाया होता तो हमारे किंकू देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली जाती। आप ये क्या कह रहे हैं? हम मित्र राष्ट्र हैं और ऐसे मामूली विषयों में एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। ये तो बस एक होशियार लड़के से निपटने की बात है। अगर हमारे दोनों देश मिल जाएं तो क्या एक 20-22 साल के लड़के से नहीं निपट सकते? हालांकि बातों में मित्रता थी, लेकिन मंत्री चिराग वर्मा ने हाल ही में देश भर के बैंकों की गहन जांच की थी। संभवतः उनके देश की स्थापना बाद में हुई थी, इस कारण अर्जुन चौहान के परिवार या प्रभाव ने अभी तक यहाँ अपनी जड़ें नहीं जमाई थीं। उनके बैंकों में वैसे रहस्यमयी खाते भी नहीं दिखाई दिए थे। इससे स्पष्ट था कि अर्जुन चौहान यहाँ वैसी तरकीबें नहीं अपना सकता था जैसी उसने किंकू में अपनाई थीं। ऐसे में डरने की क्या बात थी? वो तो खुलकर अपनी नीति चला सकते थे। क्या अर्जुन वाकई कुछ कर सकता था? हाँ, बिल्कुल सही। भले ही हम 2 अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा रक्त एक है। हम होशियार वालों को ये नहीं दिखा सकते कि हम कमज़ोर हैं। बात करते करते सुनील सिंह ने अर्जुन चौहान से जुड़ी सारी नाराज़गी और महिलाओं से संबंधित मुद्दे मंत्री चिराग वर्मा को बता दी। ये तो सरासर अपमान है।
ये सुनकर चिराग वर्मा का क्रोध भी भड़क उठा। चिंता मत कीजिए, इस विषय को हमारी संसद से स्वीकृति मिल चुकी है। हम हर संभव सहायता देंगे। 2 दिन से ज्यादा नहीं, 10 ट्रिलियन किंकु मुद्रा आपकी वित्त मंत्रालय की खातों में पहुंच जाएगी। शानदार, सुनील सिंह ने प्रसन्नता से कहा। अगर ये सहायता की पहली किश्त 2 दिन में आ जाए तो बाकी सब आसानी से सुलझ जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मंत्री वर्मा, क्या हमें वाकई ऐसा करना चाहिए? फोन रखने के बाद उनके सहायक ने आशंका जताई। मैं अर्जुन चौहान को जानता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत सीधा और निर्णायक व्यक्ति है। हमारी यह हरकत शायद उसे नाराज कर दे। तो क्या हुआ अगर नाराज हो गया? मंत्री चिराग वर्मा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हम किंकू नहीं हैं, उसके पास ऐसा क्या है जिससे हमें धमका सके? मंत्री जी, हमारे देश की स्थापना कुछ दशक पहले ही हुई है। हमारी अवसंरचना और समाज अभी विकासशील हैं। अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। तुम बहुत नकारात्मक सोच रहे हो। होशिया वालों में इतनी ताकत नहीं है, चिराग वर्मा ने कहा। चटाक, अचानक वित्त मंत्रालय का पूरा कार्यालय अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बिजली ही नहीं, अन्य सभी उपकरण भी एकदम बंद हो गए। क्या हो गया? सौभाग्य से दिन था और मंत्री किसी आवश्यक दस्तावेज पर काम नहीं कर रहे थे। शायद बिजली चली गई है। मैं जाकर देखता हूँ, सहायक ने कहा। यह असंभव है, यह वित्त मंत्रालय है, यहाँ बिजली कैसे जा सकती है? चिराग वर्मा चौंक गए। सरकारी भवनों में इस तरह की घटनाएं अस्वाभाविक थीं। इसी दौरान चिराग वर्मा का फोन बजा। नंबर उनके किसी अधीनस्थ का था। क्या बात है? उन्होंने गुस्से में पूछा। क्या कहा? पूरे देश में बिजली और पानी बंद है, ऊर्जा आपूर्ति भी कट गई। ये कैसे संभव है? एक के बाद एक आने वाली चौंकाने वाली खबरों ने चिराग वर्मा को हिलाकर रख दिया। क्या हो रहा है? क्या बिजली, पानी और ऊर्जा विभाग नहीं संभाल रहे हैं ये सब? मुझे क्यों सूचित किया जा रहा है? मंत्री जी, सभी विभागों ने यही पूछा है, आपने ऐसा क्या किया है? मैं क्या कर सकता हूँ? चिराग वर्मा अवाक रह गए। मंत्री जी, हमारी ऊर्जा, पानी और बिजली आपूर्ति का 80% हिस्सा पड़ोसी देशों पर निर्भर है। अधिकांश बिजली कंपनियां निजी हैं। हमारे पास जितना संसाधन है उससे केवल कुछ जरूरी क्षेत्रों को ही ऊर्जा दी जा सकती है, बाकी तो हमारी क्षमता से बाहर है। यह क्या हो गया है? ये सब कंपनियां आपूर्ति क्यों रोक रही हैं? क्या हमारा ऊर्जा विभाग का वार्षिक खर्च केवल दिखावा था? मंत्री जी, इन कंपनियों का कहना है कि उनके मालिकों ने 3 बंद नीति लागू करने का आदेश दिया है। 3 बंद नीति? कौन कौन सी चीजें? पानी, बिजली और प्राकृतिक गैस। हरामखोर, ये मालिक कौन हैं? मैं सीधे उन्हीं से बात करूंगा। मैंने पूछा। लेकिन ऊर्जा विभाग के मंत्री मिश्रा जी ने कहा कि ये सब आपके कारण हुआ है। मेरे कारण? मैंने क्या किया? चिराग वर्मा अभी भी समझ नहीं पाए। उसी समय चिराग वर्मा के फोन पर एक अनजान विदेशी कॉल आई। मैं चिराग वर्मा बोल रहा हूँ। कौन? नमस्ते मंत्री वर्मा, मैं अर्जुन चौहान बोल रहा हूँ। दूसरे छोर से एक युवा स्वर सुनाई दिया। इस समय अर्जुन चौहान और रितिका शर्मा किंकू देश के सबसे बड़े मॉल में थे। रितिका एक लग्जरी बुटीक में कपड़े ट्राई कर रही थीं। मूल रूप से उसे अर्जुन का साथ देना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन ही उसका साथ दे रहे हों। तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे है? चिराग वर्मा ने पूछा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? ओह, बस इतना पूछना चाहता था कि क्या मंत्री वर्मा उन मल्टीनेशनल ऊर्जा कंपनियों के मालिकों को खोज रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? चिराग वर्मा की आंखें फैल गईं। एक भयंकर आशंका उनके मन में कौंध गई। वह सब मैं हूँ। ग्लोबल एनर्जी, एनका कंस्ट्रक्शन, लीमा एनर्जी, इन सब कंपनियों का मालिक मैं ही हूँ। तुमने ये सब किया? चिराग वर्मा के चेहरे पर डर स्पष्ट झलक रहा था। उन्हें तो यही लगा था कि जब तक अर्जुन उनकी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता तब तक वो सुरक्षित हैं। पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि अर्जुन भले ही अर्थव्यवस्था को न छुए, पर ऊर्जा को तो नियंत्रित करता है। ये तो देश की गर्दन पर हाथ रखने जैसा था। मैंने तुम्हें ये चेतावनी देने के लिए कॉल किया है, जो चीज़ें तुम्हारे मतलब की नहीं हैं उसमें मत पड़ो। मैंने सोचा एक हल्की सज़ा दी जाए, 3 दिन की बिजली, पानी और गैस बंदी। अगर तुम अच्छे रहे तो शायद ये समय कम कर दूं। अर्जुन हंसते हुए बोले, तुम्हारे मंत्रालयों के पास तो अपनी ऊर्जा प्रणालियां हैं, लेकिन आम नागरिकों के लिए पानी, बिजली और ऊर्जा, वो सब मेरे ऊपर है। अर्जुन चौहान की बातें सुनने के बाद चिराग वर्मा की पीठ पसीने से तरबतर हो गई। अर्जुन किसी राक्षस से कम नहीं था। ये बात माननी पड़ेगी कि जैसा अर्जुन ने कहा, किसी भी राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पास अपनी स्वयं की ऊर्जा प्रणालियां होती हैं ताकि किसी प्रणालीगत गड़बड़ी या डेटा हानि जैसी आपदाओं से बचा जा सके। लेकिन प्रातःकाल देश के आवासीय क्षेत्रों और औद्योगिक बिजली, पानी की आपूर्ति ये सब बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों के अधीन थीं। अगर बिजली, पानी या गैस काट दी गई, इवन 3 दिन की बात छोड़िए, 1 दिन भी बहुत था, तो उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती। ये स्थिति तो अर्थव्यवस्था के नियंत्रण से भी ज्यादा घातक थी। अर्जुन,
श्रीमान अर्जुन, बात करके हल निकाल सकते हैं, इतनी कठोर कार्रवाई की क्या जरूरत थी? चिराग वर्मा एकदम घबरा गए। बेशक किंकू देश और प्रातःकाल देश भाई जैसे घनिष्ठ थे, पर यह केवल तब तक था जब तक कि उनकी अपनी स्थिरता और विकास प्रभावित न हो। अब वह शर्त स्पष्ट रूप से लागू नहीं हो रही थी। अगर वे जिद पर अड़े रहे और किंकू की सहायता करते रहे तो प्रातःकाल देश शायद किंकू से पहले ही ढह जाए। क्या मैंने आपसे बहुत कठोरता से बात की थी? मैं तो बहुत नर्म स्वर में बोल रहा था, है न? अर्जुन की नज़र तभी रितिका शर्मा पर पड़ी, जो नए वस्त्र पहनकर बाहर आई थी, और उसे अब चिराग से बात करने में कोई रुचि नहीं रही। ठीक है, अब बहुत हो गया। अब मैं इस सुंदरी के साथ खरीदारी पर जा रहा हूँ। अलविदा। इतना कहकर अर्जुन ने सीधा फोन काट दिया। श्रीमान अर्जुन, आप। बीप बीप बीप। अब फोन में सिर्फ व्यस्त संकेत सुनाई दिया और चिराग वर्मा ऐसे कुर्सी पर गिर पड़े मानो उनके शरीर से सारी शक्ति निकल गई हो। मंत्री जी, मैंने सुना आप अर्जुन चौहान की बात कर रहे थे। सचिव जी, आपने पहले ही कहा था, हमें अर्जुन को नहीं उकसाना चाहिए था। वह वाकई में एक राक्षस है। क्या ये? हमारे देश में 80% से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियां उसी की हैं। उसने कहा है कि वह 3 दिन के लिए बिजली, पानी और गैस काट देगा। ये फिर से बहाल होगा या नहीं, ये हमारे आचरण पर निर्भर करेगा। मंत्री वर्मा, मैंने पहले ही कहा था कि उस होशियार युवक को हल्के में न लें। सचिव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, पहले खुद को बचाना। किंकू को दी जा रही सहायता तत्काल बंद करो। अब हम सच में असहाय हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या प्रातःकाल देश अब हमारी मदद नहीं करेगा? किंकू देश में सुनील सिंह की खुशी मुश्किल से 1 घंटे भी नहीं टिकी थी कि एक के बाद एक बुरी खबरें आने लगीं। प्रतिनिधि सुनील, ताइगू देश के मंत्री बासोंग कह रहे हैं कि उनके वित्तीय संकट हैं, वे हमारी मदद शायद न कर सकें। प्रतिनिधि सुनील, यिनक्शी देश ने भी अपनी सहायता वापस ले ली है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये सब कैसे हुआ? ये इस तरह क्यों हो गया? सुनील सिंह को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। जिन्होंने सहायता का वादा किया था, वे सब एक साथ अपने वादे से पीछे हट गए थे। उनके दिए गए कारण भले ही गंभीर लग रहे थे, पर क्या यह मुमकिन था कि एक साथ दर्जनों देशों को समस्या हो जाए? इसकी संभावना तो मंगल और पृथ्वी की टक्कर जितनी कम थी। केवल 1 घंटे में सुनील सिंह निराशा के गर्त से खुशी की ऊंचाइयों तक पहुंचे और अब नरक की खाई में गिर चुके थे। प्रतिनिधि सुनील, प्रातःकाल देश के मंत्री वर्मा ने एक संदेश भिजवाया है। क्या संदेश? अर्जुन चौहान बहुत भयावह है। अगर वह चाहे तो मात्र 3 दिनों में हमारा देश ढह सकता है। इस बार उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। अब ये सब कहने का क्या फ़ायदा? सुनील सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। क्या तुम्हें पता है कि असल में हुआ क्या? मंत्री वर्मा ने कहा कि उनके देश की ऊर्जा व्यवस्था जिन प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर टिकी है, वे सब अर्जुन चौहान की हैं। चटाक। सुनील सिंह के हाथ में पकड़ा गिलास एक झटके में टूट गया। किस कंपनी ने उनकी ऊर्जा व्यवस्था बनाई? सबसे बड़ी 3 है, ग्लोबल एनर्जी, एनका कंस्ट्रक्शन और लीमा एनर्जी। सहायक ने जवाब दिया। क्या ये तीनों कंपनियां अर्जुन चौहान की हैं? सुनील सिंह ने देखा कि उनका सहायक भी कांप रहा था, क्योंकि यही 3 कंपनियां उनके अपने देश में भी ऊर्जा व्यवस्था दे रही थीं। भले ही अनुपात कम था, पर 30% से अधिक तो निश्चित था। अगर अर्जुन ने ऊर्जा के जरिए उन्हें भी धमकाया तो उनकी हालत तो और भी बदतर हो जाएगी। वो तो अभी खेल ही खेल रहा है। अगर वाकई में हमला करता तो शायद 2 दिन में ही देश का पतन कर देता। प्रतिनिधि जी, अब क्या करें? हम तो अर्जुन चौहान को बुरी तरह नाराज कर चुके हैं। थप्पड़। सुनील सिंह ने अपने ही गाल पर जोर से तमाचा मारा। काश मैंने पहले ही झुककर बात की होती और वो दोनों महिलाएं विनम्रता से भेज दी होती, तो शायद आज ये नौबत न आती। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने शेखी बघारी थी कि अर्जुन चौहान लाख धमकाए, वे कभी नहीं झुकेंगे। अब वही गाल सूजा लग रहा था, वो भी उनके अपने थप्पड़ से। वाईजी कंपनी के मालिक को तुरंत फ़ोन करो। शाम 5 बजे से पहले अर्जुन चौहान के घर पर वो दोनों महिलाएं पहुंच जानी चाहिए। अगर नहीं पहुंची तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हे भगवान, ये औरतें इतना शॉपिंग कैसे कर सकती हैं? पूरा दोपहर संघर्ष के बाद अर्जुन चौहान के पैरों का तो जैसे सारा एहसास ही खत्म हो गया था, पर रितिका शर्मा अभी भी उत्साह में थीं। अब और नहीं, आज रात तो मुझे किसी से पैर दबवाने ही पड़ेंगे। अर्जुन अपने थके पैरों को हिलाते हुए बोला। श्रीमान अर्जुन, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? रितिका शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। अरे नहीं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला कि तुम मेरे पैर दबा रही हो तो वो सीधा होशिया से उड़कर आ जाएगी और मेरी जान ले लेगी। होंगी, दरवाज़ा खोलो। अर्जुन दरवाजे से टिकते हुए चिल्लाया। श्रीमान अर्जुन, आप लौट आए। होंगी हंसते हुए बोला। मैंने कहा था 2 लोग साथ ले जाए, पर आपने नहीं सुना। अरे यार, मुझे क्या पता था कि ये इतनी खरीदारी कर सकती है। अर्जुन ने झुंझलाकर कहा। अब तो मन कर रहा है कि इसे सुनील सिंह को वापस लौटा दूं।
हाँ, श्रीमान अर्जुन, वापस तो नहीं हो सकती, लेकिन अभी अभी उन्होंने 2 और महिलाएं भेजी हैं। होंगी ने दरवाजे से हटकर रास्ता दिया और 2 मनमोहक महिलाएं सामने आईं। एक की मुस्कान मीठी थी, दूसरी आकर्षक और चंचल। नमस्ते श्रीमान अर्जुन, मैं लिसा हूँ। नमस्ते श्रीमान अर्जुन, मैं रेनू लू हूँ। ये सब क्या है? अर्जुन को पता था कि सुनील सिंह लोग भेजेंगे, पर इतनी जल्दी? प्रतिनिधि सुनील ने कहा है कि हमें आपके साथ भोजन करना है। और साथ ही दोनों महिलाएं शर्मा गईं। अर्जुन को बिना पूछे ही समझ में आ गया कि सुनील सिंह ने फिर वही आदेश दिया होगा। होंगी, सुनील सिंह से संपर्क कराओ। श्रीमान अर्जुन। होंगी ने फोन दिया जो पहले से ही जुड़ा हुआ था। अर्जुन, श्रीमान अर्जुन। दूसरी ओर से सुनील सिंह का स्वर ऐसा था जैसे खुद जमीन में समा जाना चाहता हो। लेकिन अर्जुन का कॉल था, ना उठाना तो असंभव था। प्रतिनिधि सुनील, मुझे याद है कि किसी ने कहा था कि वे कभी भी मेरी धमकी के सामने नहीं झुकेंगे, है ना? अर्जुन ने व्यंग्य से कहा। अब बताए, स्वाद कैसा है? गहरी सांस लेते हुए सुनील सिंह ने ईमानदारी से कहा। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। बहनों, जितना मन हो खाओ पियो, मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अर्जुन चौहान छत पर बने सोफे पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में 1,20,000 रुपये की कीमत वाली वाइन का ग्लास था, जिससे वह धीरे धीरे एक चुस्की ले रहा था। धत्तेरी की, यह क्या बेहुदा चीज है, स्वाद ऐसा जैसे किसी जानवर की पेशाब हो। अर्जुन को लाल वाइन कभी पसंद नहीं आई थी, चाहे कितनी भी महंगी हो, उसके लिए तो सबका स्वाद एक जैसा ही था। होंगी, एक पेटी ऐड कैल्शियम दूध ले आओ, खोलना मत, मुझे 4 बोतलों वाला सेट चाहिए, नहीं तो उसका मजा ही नहीं आता। अर्जुन ने बेमन से उस महंगी वाइन को एक तरफ रख दिया। आओ सुंदरियों, तुम सब क्यों नहीं खा रही हो? मेरे यहाँ इतना संकोच कैसा? अर्जुन ने किनक्यू देश की 2 अभिनेत्रियों की ओर देखा, जो अभी पहुंची थीं। वे एक कोने में सहमी बैठी थीं, जैसे कोई अपराध किया हो। उनके चेहरे इतने गंभीर थे मानो मौत का सामना करने को तैयार हों। हालांकि अर्जुन बहुत स्वागतपूर्ण दिखाई दे रहा था, लेकिन वे यह नहीं भूली थीं कि उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया है। उनके देश ने उन्हें त्याग दिया था और उन्हें राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता के बदले एक सौदे का औजार बना दिया गया था। खासकर जब वे दोनों अर्जुन के दरवाजे पर आमने सामने हुईं, तब उन्हें ये परिस्थिति हास्यास्पद लगी थी। आखिर इस उनसे उम्र में छोटा लड़का ऐसा कौन सा सामर्थ्य रखता था कि उनका देश उसके सामने नतमस्तक हो गया? ये सोचकर उनका सारा विश्व दृष्टिकोण ही चरमरा गया। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो भविष्य में अगर अर्जुन किसी भी किनक्यू अभिनेत्री को अपने साथ चाहता तो क्या पूरा देश उसे सौंप देगा? उन्हें मनोरंजन जगत की गंदगी से नफरत थी, लेकिन पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि इससे भी डरावना एक और वृत्त होता है। अगर आज रात अर्जुन कुछ करने की ठान ले तो क्या वे उस दबाव को झेल पाएंगी? भले ही उनमें सब कुछ दांव पर लगाने का साहस हो, पर क्या वे अपने परिवार की सुरक्षा को नज़रअंदाज कर सकती हैं? क्या वे इस चकाचौंध वाली दुनिया को छोड़ सकती हैं? शायद नहीं। इसलिए वे जब से अर्जुन के घर में दाखिल हुई थीं, तब से उनके मन का मूड एकदम नीचा बना रहा। तुम सब सोच रही होंगी कि तुम्हें यहाँ जबरदस्ती क्यों भेजा गया। अर्जुन जैसे उनके विचार पढ़ रहा था, और यहाँ तक कि ऋतिका शर्मा भी उसकी बात सुनकर उसकी ओर देखने लगी। ऋतिका को मालूम था कि हाल ही में बैंक से जुड़ी घटना अर्जुन से संबंधित थी, लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि हुजिया का सोशल मीडिया केवल उसी देश में लोकप्रिय था। असल बात बहुत सीधी है। तुम्हारे देश के बैंकों की 45% जमा राशि मेरी है, यानी लगभग 3 से 400 अरब किनक्यू मुद्रा। ये संख्या सुनते ही तीनों अभिनेत्रियों की आंखें फटी रह गईं। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसका कारण भी उतना ही सीधा है। तुम्हारे देश के कुछ मूर्ख अर्थशास्त्रियों ने मुझे अपमानित किया और मैं चिढ़ गया। इसलिए मैंने तय किया कि तुम्हारे बैंक खाली कर दूं। सिर्फ कुछ वाक्यों में ही अर्जुन ने अपने स्वभाव और ताकत दोनों को जाहिर कर दिया। सिर्फ मूड खराब होने पर वह किसी देश की नकदी खत्म करने और उसकी अर्थव्यवस्था गिराने की ताकत रखता था। क्या इससे ज्यादा मनमानी कोई कर सकता है? बेशक, सिर्फ इन कदमों से वे पूरी तरह डरते नहीं। मेरे अधीन जो ऊर्जा कंपनियां हैं, वे तुम्हारे देश की 1/3 ऊर्जा की आपूर्ति नियंत्रित करती हैं। बस मेरे एक शब्द पर 1/3 किनक्यू देश में बिजली, पानी और गैस काटी जा सकती है। हाँ, और तुम्हारा अच्छा दोस्त चाओमो देश कुछ 100 अरब किनक्यू मुद्रा की सहायता कर रहा था, तो मैंने उनका बिजली पानी काट दिया। शायद अब भी वहां बहुत लोग अधनंगे सिर पर शैम्पू लगाए ऊर्जा विभाग को कोस रहे होंगे। ये बात याद करके अर्जुन खुद हंस पड़ा। अगर अभी चर्चा न होती तो शायद वह इस घटना को भूल ही गया होता। होंगी, इधर आओ, अर्जुन ने पुकारा। चाओमो देश ने समझदारी दिखाए और समय रहते रुक गए। अब जाकर उन्हें कहो कि बिजली पानी फिर से चालू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चेतावनी भी दे दो, अगली बार सोच समझकर कदम उठाएं, वरना अगली बार सिर्फ उपयोगिताएं नहीं, कुछ और भी कटेगा। जी श्रीमान अर्जुन, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। होंगी आदेश मानने चला गया। उधर नौकरानियां अर्जुन की सेवा में लगी रहीं। इस समय ऋतिका शर्मा और दोनों अन्य अभिनेत्रियां एकदम हतप्रभ थीं। उन्हें बैंक वाली धमकी की जानकारी थी, लेकिन बाकी बातें उन्होंने पहली बार सुनी थीं।
अगर उनकी जानकारी सही हो तो अर्जुन को किनक्यू देश आए अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे, और इन 3 दिनों में उसने सिर्फ किनक्यू ही नहीं बल्कि चाओमो देश को भी झुका दिया था। अचानक ही तीनों महिलाओं को लगा कि अर्जुन उनकी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। ये युवक उनके देश की किस्मत को जब चाहे पलट सकता था, और उसकी दृढ़ता के सामने उनके अधिकारी तो जैसे गीदड़ निकले। यही होता है एक असली ताकतवर पुरुष। हा, माफ करना, मेरी गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल कर रही है, मैं तुम सबका उससे परिचय कराता हूँ। अर्जुन की दृढ़ और विजयी मुद्रा एकदम एक मासूम बच्चे जैसी हो गई। ट्रेनिंग खत्म हो गई। हाँ, बहुत थका दिया, गला बैठ गया है, जल्दी करो, मेरी देवी की दिव्यता चाहिए। क्या मतलब, क्या अब मैं लुप्त हो चुकी हूँ या तुम अर्जुन अब इतने रंगीन हो गए हो? अब जब तुम्हारे पास रितिका है तो मेरी ज़रूरत नहीं रही है ना? अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। लावण्या शर्मा अर्जुन का जलन भरा चेहरा देखकर हंसने लगी। बताओ, दोपहर में तुम किससे मिलना चाहती थीं? अर्जुन ने कैमरा तीनों अभिनेत्रियों पर फोकस किया। लिसा, मेरी वाइफ। लावण्या खुशी से उछलने लगी। या लिसा, रेनोहा, लावण्या, तुम्हारा अर्जुन तो बहुत प्रभावशाली है। अर्जुन सिर्फ बुला ही नहीं सकता, अगर आज चाहे तो उनके साथ सो भी सकता है। तीनों को लाइन में लगना पड़ेगा। हा, क्यांसी, तुम तो हद से प्रोफेशनल हो। किसने गाड़ी का दरवाज़ा वेल्ड किया है? मुझे उतरना है। छात्रावास का कमरा एकदम मुर्गियों का डेरा बन गया। लावण्या के हॉस्टल की उपस्थिति से रात का भोजन बहुत जीवंत हो गया। लंबी दूरी के बावजूद प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक की वजह से इंटरनेट स्पीड में कोई बाधा नहीं आई। लावण्या को इतना खुश देखकर अर्जुन को लगा कि किनक्यू देश की यह यात्रा सिर्फ मूर्खों को सबक देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें उसे बहुत सुखद लाभ भी मिला। रात का खाना 10 बजे के बाद तक खिंच गया। अंधेरा हो गया। रितिका शर्मा और अन्य को सूचित किया गया कि जब तक अर्जुन किनक्यू देश न छोड़ दे तब तक उन्हें अर्जुन का मूड ठीक रखना है और उसे हर कार्य में साथ देना है। इसलिए वे तीनों रुकी रहीं। अर्जुन का घर इतना बड़ा था कि अगर कोई और लड़की ग्रुप आ जाए तो भी जगह कम न पड़े। काफ़ी शराब पीने के बाद रितिका शर्मा नहाकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिन में अर्जुन और सुनील सिंह के बीच हुई बातचीत बार बार उसके मन में घूम रही थी। अचानक वह बैठ गई, होंठ हल्के से काटते हुए, जैसे किसी बड़े निर्णय पर पहुंची हो। ठक ठक, अर्जुन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। कौन है? अर्जुन अपने कमरे में थरी बॉडी उपन्यास पर विचार कर रहा था, क्योंकि फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली थी और उसे तैयारी करनी थी। क्लिक, दरवाज़ा खुला। रितिका, क्या बात है? पोकर खेलना है, एक खिलाड़ी की कमी है। रितिका शर्मा के चेहरे पर मुस्कान खिल रही थी और उसका रेशमी गाउन स्वाभाविक रूप से उसके कंधों से नीचे खिसक गया। ओ तेरी! अर्जुन पीछे हट गया। मैडम, ये नहीं चलेगा। क्या लंबी टांगें हैं? अरे नहीं, क्या लंबी छाती है? अरे, ये भी ठीक नहीं। अर्जुन चौहान पूरी तरह आश्वस्त था कि वह एक सज्जन व्यक्ति है। यह उसकी जिद नहीं थी कि वह देखे, बल्कि सच में उसके पास न देखने का कोई तरीका ही नहीं था। श्रीमान अर्जुन, आज रात मुझे आपकी सेवा करने दें। रितिका शर्मा ने अब भी ऊपर नहीं देखा। उस रात अकेले अर्जुन के कमरे में आने के लिए जो साहस उसने जुटाया था वह उसके लिए काफ़ी कठिन था। क्या किनक्यू देश की महिलाएं इतनी साहसी होती हैं? अर्जुन धीरे धीरे शांत हो गया। वह समझ गया कि रितिका के मन में क्या चल रहा है। अगर वह उसकी स्त्री बन जाती तो मनोरंजन जगत के नीच तत्व या राजनीतिक दबाव अब रितिका पर हावी नहीं हो पाते। जो भी उस पर बुरी नज़र डालता उसे यह सोचना पड़ता कि क्या वह अर्जुन को झेल सकता है। अर्जुन की स्त्री, भले ही वह सिर्फ एक रात के लिए हो, हमेशा उसके संरक्षण में रहेगी। जैसे किसी सम्राट की स्त्री को भले ही वह उपेक्षित हो जाए, कोई अधिकारी छूने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन रितिका के इरादे केवल इतने तक सीमित नहीं थे, क्योंकि सुनील सिंह अब भी उससे संपर्क बनाए हुए था। एक दिन बीता और अर्जुन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसी दिन किनक्यू देश के नकदी भंडार में कई 100 खरब की कमी हो गई। हालांकि उनके पास मजबूत वित्तीय सहयोग था जिससे स्थिति कुछ नियंत्रित थी, लेकिन पड़ोसी देश की घटनाओं से यह साफ था कि जब तक अर्जुन किनक्यू में है, किसी भी क्षण वही स्थिति दोहराई जा सकती है। इसलिए उन्हें अर्जुन का मूड ठीक करना और उसे शांतिपूर्वक किनक्यू छोड़ने के लिए तैयार करना जरूरी था। तभी जाकर वे सुरक्षित रह सकते थे। लेकिन ये साफ था कि अर्जुन ना तो समझौते को तैयार था और ना ही देश छोड़ना चाहता था। इसका मतलब था कि उसकी नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। रितिका को बार बार यह निर्देश दिया गया था कि किसी भी तरीके से अर्जुन को समझौते के लिए राजी करें, वरना इवन अगर वह देश के लिए खुद को न्यौछावर कर दे, उसके परिवार का अंजाम बुरा होगा। इसी कारण उस रात रितिका ने यह साहसिक कदम उठाया। अगर तुम्हें केवल मेरा संरक्षण चाहिए तो वो तो बहुत आसान है। अर्जुन ने अचानक हवा में कहा, बाहर आओ, किसी को डराना मत। श्रीमान अर्जुन, आप क्या आदेश देना चाहते हैं? इनका शरीर अचानक दरवाजे के बाहर प्रकट हुआ और वह रितिका के पीछे खड़ी हो गई। रितिका को इस तरह अचानक किसी को अपने पीछे देखकर झटका लगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह केवल अंडरगारमेंट्स में थी और उसने तुरंत अपने सीने को दोनों हाथों से ढक लिया।
डरो मत, यह मेरी निजी अंगरक्षक है। अर्जुन ने फर्श से एक चादर उठाई और उसे रितिका पर डाल दी। क्या वे तुम्हारे परिवार को धमका रहे हैं? रितिका कांप उठी और फिर चुपचाप सिर हिलाया। हालांकि कुछ निजी स्वार्थ भी उसके मन में थे जो उसने नहीं बताए। क्या किंक्यू देश में तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं? सिर्फ एक, ये इन ने कहा। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो 10 मिनट में मैं 10,000 लोगों को जुटा सकती हूँ। परंतु मेरे विचार से आपके उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति ही काफ़ी है, भले ही वह किंक्यू को नक्शे से मिटाना हो। इतनी ताकतवर? सच कहें तो अर्जुन ने इनको दीवारों से गुजरते और हवा में चलते देखा था, लेकिन उसकी पूरी शक्ति के बारे में वह बहुत कम जानता था। शायद वह किसी मानव आकार के परमाणु हथियार की तरह हो, जैसे इन्फिनिट टेरर उपन्यास के पुनर्जन्म योद्धा जो एक भूसे से पूरा शहर मिटा सकते थे। रितिका का चेहरा और भी ज्यादा चौंका हुआ था। एक तो ये लड़की एकदम बिना आवाज प्रकट हुई और ऊपर से देश को मिटा देने की बात। क्या यह आतंकवादी है या बस कोई ऐसा किशोर जिसने ज्यादा एनिमे और उपन्यास देख लिए हैं? क्यों न तुम किंक्यू देश के कोषालय की यात्रा करो? अर्जुन ने सुझाव दिया। श्रीमान अर्जुन, मेरी प्राथमिकता आपकी रक्षा है। मैं आपके पास से नहीं जाऊंगी जब तक कि आपके पास सुपर गॉड अकादमी की शक्ति न हो, ये इन बोली। ठहरो, तुम कहना चाहती हो कि उस अकादमी से मैं तुम्हारे जैसा शक्तिशाली बन सकता हूँ? अर्जुन ने मूल बात पकड़ ली। समय आने पर आप स्वयं जान जाएंगे श्रीमान अर्जुन। आपके पिता ने आदेश दिया है कि जब तक आप अनुमति प्राप्त नहीं करते आपको और कुछ नहीं बताया जाए, ये इन बोली। इतनी गोपनीयता? अर्जुन ने बड़बड़ाया। कोई बात नहीं, कोटे में अब भी 300 अरब डॉलर बाकी हैं। नए साल से पहले मैं मिशन पूरा कर लूंगा। वह व्यक्ति जो किंक्यू से है, क्या वह पृथ्वी को हिला सकता है? श्रीमान अर्जुन, आपका आदेश सर्वोच्च है। ठीक है, उसे वित्त मंत्रालय के परिवार परिसर में भेजो और उस सुनील सिंह से कहो अगर रितिका शर्मा, लिसा या लियू रेन्ना के परिवार या दोस्तों को जरा भी धमकी दी गई तो मैं उनका पानी, बिजली और गैस काट दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे एक बूंद कच्चा तेल भी विदेश से आयात नहीं कर पाएंगे और शायद अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगे। जी श्रीमान अर्जुन, मैं समझ गया। इनने अपनी आंखें बंद की और बिना हिले खड़ी हो गई। क्या तुम यहाँ टेलीग्राम भेज रही हो? अर्जुन मुस्कुराया। कुछ पल बाद इनने अपनी आंखें खोलीं। श्रीमान अर्जुन, इसका परिणाम 5 मिनट में मिल जाएगा। बहुत अच्छा, अब तुम जा सकती हो। जी, इन बोली और फिर अंधकार में विलीन हो गई। ठीक है रितिका, अब वे तुम्हारे परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जाकर चैन से सो जाओ, अर्जुन ने कहा। और हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मुझे गलत मत समझो। मैंने तुम तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तुम लोगों के फैन हैं। श्रीमान अर्जुन, दरअसल रितिका कुछ कहने ही वाली थी कि उसके गाउन की जेब में रखा फोन बज उठा। श्रीमान अर्जुन, ये प्रतिनिधि सुनील सिंह का कॉल है। उठाओ, स्पीकर ऑन करो, अर्जुन ने आदेश दिया। रितिका जी, सुश्री रितिका, माफ करिए, यह मेरी गलती थी। मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे आपके परिवार को धमकाना नहीं चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। रितिका को उसकी आवाज़ पहचानने में देर नहीं लगी, लेकिन उसने कभी भी सुनील सिंह को इतना विनम्र नहीं देखा था। वह हमेशा रितिका से अहंकारी स्वर में ही बात करता था। प्रतिनिधि सुनील, सब ठीक तो है? नहीं नहीं नहीं, सुश्री रितिका, कृपया मुझसे औपचारिकता मत बरतिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। अगर श्रीमान अर्जुन के लोग मुझे नहीं मारेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री मुझे छोड़ेंगे नहीं। इतनी गंभीर बात? रितिका ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। इन 5 मिनटों में आखिर अर्जुन के लोगों ने सुनील सिंह के साथ क्या कर दिया था? मुझे बात करने दो। अर्जुन ने रितिका के हाथ से फोन ले लिया। सुनील सिंह, मैं हूँ। श्रीमान अर्जुन, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। कृपया गुस्सा शांत करें। तुमने उसे धमकाया है, मुझे नहीं। मुझे गुस्सा क्यों आएगा? लेकिन चूंकि रितिका के परिवार को धमकी मिली है और मेरी गर्लफ्रेंड उसकी फ़ैन है, तो मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ है। और अब मैं भी नाराज़ हूँ। मैं समझ गया, सुनील तुरंत बोला। मैं कल ही सुश्री रितिका से मिलने जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि वे मुझे माफ़ कर दें। ये तुम्हारा मसला है, अर्जुन ने कहा। वैसे याद रखो, हमारे भारत में एक परंपरा है, माफ़ी मांगने जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। समझ गया। मैं निश्चित रूप से सुश्री रितिका और श्रीमान अर्जुन को संतुष्ट करूंगा। जाओ, वापस सो जाओ, अर्जुन चौहान ने रितिका शर्मा से कहा, मानो आज रात कुछ हुआ ही नहीं। श्रीमान अर्जुन, रितिका ने अचानक कहा, क्या वाकई आपके मन में आज रात मेरे आने को लेकर कोई विचार नहीं है? मैं एक पुरुष हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया, बिल्कुल सामान्य किस्म का। अगर यशिका नहीं होती तो शायद आज रात कुछ और ही हो जाता। लेकिन यशिका की वजह से मेरे पास केवल कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं थीं, इसलिए अपनी आकर्षकता पर शक मत करो। ये बात भले ही उत्तेजक थी, लेकिन पूरी तरह ईमानदार थी। इतना कहकर अर्जुन ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। कमाल है, ये तो मेरे संयम की परीक्षा हो रही है।
अर्जुन ने पैंट ठीक करते हुए बड़बड़ाया। लवण्या शर्मा, ये सब तुम्हारी गलती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीमान अर्जुन, उठ जाए। अगली सुबह एक मनमोहक आवाज़ ने अर्जुन को नींद से जगाया। मगर इस बार केवल एक नहीं, 3 आवाज़ें एक साथ थीं। उफ, अगर मैंने ये दृश्य सोशल मीडिया पर डाल दिया तो शायद मैं सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 बन जाऊं। अर्जुन ने आंखें बंद रखते हुए मुस्कुराकर कहा। भारत में इन तीनों अभिनेत्रियों की लोकप्रियता भयानक थी। चाहे लड़के हों या लड़कियां, सब इन्हें अपनी पत्नी मानते थे। अगर लोगों को पता चल जाए कि ये तीनों सिर्फ पिछली रात उसके घर ठहरी ही नहीं बल्कि सुबह उठाकर उसे जगा भी रही हैं, तो सोचिए क्या हंगामा होगा। उठो उठो उठो, यही तो है असली जिंदगी। कौन सोच सकता था कि कुछ महीने पहले वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अब ऐसी ऊंचाई पर है जहां हम लोग कई जन्मों में नहीं पहुंच पाते। श्रीमान अर्जुन, मैं आपकी पोशाक तैयार करती हूँ। श्रीमान अर्जुन, मैं आपकी नित्य क्रिया की सामग्री लाती हूँ। श्रीमान अर्जुन, मैं नाश्ते की स्थिति देखती हूँ। तीनों अभिनेत्रियां नौकरानियों की तरह चहलकदमी करने लगीं। होंग्या मिश्रा, अगर हम हमेशा किंक्यू देश में रह गए तो मुझे शक है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अर्जुन ने चुटकी ली। हाँ, श्रीमान अर्जुन, मुझे कोई चिंता नहीं। बहुत सी चीजें हैं जो ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ। यही आत्मविश्वास मुझे पसंद है। अर्जुन हंसते हुए बाथरूम की ओर गया। सच में उसके लिए अब जैसे सुंदरियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसी सक्षम सहायिका मिलना दुर्लभ था। तीनों सुंदरियों के साथ एक शानदार नाश्ते का आनंद लेने के बाद वे सोफे पर बैठकर आज के मेहमान का इंतजार करने लगे। पिछली रात जब ऋतिका शर्मा वापस गई, उसने लिसा और लियूरेन्ना को बताया कि सुनील सिंह माफ़ी मांगने आ रहे हैं। बेशक उसने अर्जुन के कमरे में जाने का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने सुना कि सुनील सिंह माफ़ी मांगने आ रहे हैं तो उनके चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। सुनील सिंह, जो आमतौर पर इतना घमंडी होता था, वो अर्जुन के सामने झुक रहा है। हालांकि वे सभी मशहूर अदाकारा थीं, लेकिन सत्ता के सामने उनकी लोकप्रियता का कोई मूल्य नहीं था। एक अधिकारी चाहे तो बस एक जांच से ही उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। मनोरंजन जगत की इस रंगभरी दुनिया में कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं होता, और फिर जिन बातों में वे शामिल भी नहीं होती उनमें भी उन्हें घसीट लिया जाता। बस जरा सी टैक्स चोरी निकालकर किसी को भी बहिष्कृत किया जा सकता है। इसलिए सामाजिक स्थिति और शक्ति के हिसाब से देखा जाए तो सुनील सिंह उनसे कई गुना ऊपर था, और उसका निजी तौर पर माफ़ी मांगना उनके लिए अकल्पनीय था। डिंग डोंग, डोरबेल की आवाज़ आए और होंग्या मिश्रा बाहर से आए। श्रीमान अर्जुन, सुनील सिंह आ गए हैं। क्या वो अकेले हैं? अर्जुन ने पूछा। 2 और लोग हैं, शायद उसके सहायक हैं। उन्हें भीतर ले आओ। जी। कुछ देर बाद एक जरा मोटा सा अधेड़ उम्र का आदमी होंग्या मिश्रा के पीछे पीछे दबे पांव आया। उसके साथ के दोनों लोग दुबले पतले और कुछ झपटमार जैसे लग रहे थे। उनके बड़े बड़े सूट देखकर लग रहा था जैसे किसी और से चुरा कर पहने हों। ओह, लगता है कल रात किसी भूतनी से टकरा गया था, अर्जुन ने सोचा। सुनील सिंह का चेहरा एकदम सफ़ेद था। उसकी कदकाठी को देखते हुए उसे ताकतवर और हष्टपुष्ट लगना चाहिए था। लगता था किसी चुड़ैल ने उसकी सारी ऊर्जा चूस ली है। श्रीमान अर्जुन, मैंने कल रात कुछ छोटे जादुई खेल खेले थे। ये इनकी आवाज़ अर्जुन के कान में गूंजी। इतना कि यह आदमी अब 3 दिन तक सो नहीं पाएगा। मैं सच में जानना चाहता हूँ तुमने क्या किया कि यह इतना डर गया। अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। श्रीमान अर्जुन, नमस्कार, मैं सुनील सिंह, ये मेरे 2 सहायक हैं। आज मैं इन तीनों मिस को माफ़ी देने के लिए सच्चे मन से आया हूँ। सुनील झुकते हुए बोला, और उसकी मुद्रा एक पुराने समय के खोजी नपुंसक जैसी लग रही थी। बस पोषण अच्छा था। अर्जुन की नज़र सुनील और उसके दोनों सहायकों पर गई। क्या तुम सच में माफ़ी मांगने आए हो? ये, श्रीमान अर्जुन, क्या कुछ गलत है? क्या मैंने नहीं कहा था कि हम भारतवासी शिष्टाचार को महत्व देते हैं? यकीन क्यों भले हो, लेकिन जब तुम मेरी जगह आए हो तो मेरी शर्तों पर चलना होगा। तुम खाली हाथ आए हो और इसे तुम सच्चाई कहते हो। मुझे मत बहलाओ। नहीं नहीं श्रीमान अर्जुन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इस बार पूरी सच्चाई और विनम्रता के साथ आया हूँ। शायद यह अधिक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सार्थक है। अच्छा, तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, अर्जुन ने कहा। और याद रखना, यहाँ हम 3 लोग हैं। अगर तुमने केवल एक उपहार लाया है तो वो नहीं चलेगा। मैं अर्जुन चौहान कभी पक्षपात नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, सुनील सिंह ने कहा। मैंने इस बार बहुत ही अनुचित तरीकों का उपयोग किया, जिससे इन तीनों और उनके परिवारों को डर का सामना करना पड़ा। किंक्यू की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। किसे लेडीज़ कह रहे हो तुम? माफ़ी मांगना भी नहीं आता? हमारे भारत में लेडीज़ कहना अपमानजनक होता है। क्या तुम्हें बोलना नहीं आता? अर्जुन ने गुस्से में मेज़ पर हाथ मारा। इस एक थपकार से सुनील कांप उठा, जैसे थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा हो। तो फिर क्या कहूँ? सुनील बिल्कुल असहज हो गया। लेडीज़ के बजाय क्या बोलूँ? मिस कहो, अर्जुन ने सख्ती से कहा। यह
सुनील ने गहरी सांस ली और बोला, तीनों मिस, ये हमारे कोष विभाग की तरफ से एक छोटा सा सच्चे मन का तोहफा है। सुनील ने अपने दोनों सहायकों को देखा, जिन्होंने तुरंत अपने ब्रीफकेस से 3 बैंक कार्ड निकाले। मिसेज, इन कार्ड्स में प्रत्येक में 100 अरब की मुद्रा है, मानसिक तनाव के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप। हम आशा करते हैं कि आप हमारे पूर्व कृत्यों को क्षमा करेंगी। सुनील ने गंभीरता से कहा, 100 अरब की मुद्रा, मजाक कर रहे हो? अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी की मुद्रा तो इन दिनों गिरती जा रही है, शायद अब उसकी कीमत 50 मिलियन भारतीय मुद्रा के बराबर भी नहीं होगी। पिछली बार भारत में किसी मूर्ख ने मेरी फिल्म यूनिट के कलाकारों से छेड़छाड़ की थी। पता है उसने मानसिक क्षतिपूर्ति में कितना दिया? अर्जुन ने एक उंगली उठाई। 500 मिलियन, 500 अरब, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। यहाँ मानसिक क्षतिपूर्ति अगर अरबों में ना हो तो मुझे लगता है कि तुम बस बातें बना रहे हो। 500 अरब भारतीय मुद्रा मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए। ये राशि सुनकर सुनील सिंह का चेहरा लगभग सख्त पड़ गया। क्या ये मजाक है? कौन सी मानसिक पीड़ा के लिए इतनी राशि चाहिए होती है? ये तो सीधा डकैती जैसा है। अगर यकीन नहीं है तो जाकर भारत में पूछ लो, अर्जुन चौहान ने कहा। वो आदमी मेरे सामने अकड़ रहा था, मैंने सीधा उसकी कंपनी को दिवालिया कर दिया और एक फुटबाथ सिटी में बदल दिया। ओह हाँ, उस समूह का नाम था नेटजायर, शायद प्रतिनिधि सुनील ने उसका नाम सुना होगा। सुना है, वो एक सार्वजनिक कंपनी है जिसकी कीमत अरबों डॉलर में है। सुनील सिंह को अर्जुन की बातों पर शक नहीं हुआ, वो जानता था कि यह आदमी सच में ऐसा कर सकता है। सोचो जरा, एक सार्वजनिक कंपनी 500 अरब का मुआवजा दे सकती है और तुम, जो कम से कम एक देश हो, सिर्फ 100 अरब की मुद्रा लाए हो। मुझे तुम्हारी जगह शर्म आ रही है। असल में रितिका शर्मा और बाकी दोनों पहले ही इस मुआवजे से बहुत संतुष्ट थीं। आपको जानना चाहिए कि तीनों में सबसे अधिक कमाने वाली रितिका इतनी रकम 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद ही कमा पाती थी, और लिसा तथा रेन्ना तो उस तक भी नहीं पहुंच सकती थीं। उनके लिए तो यह मुआवजा आकाश छूने वाला था। 100 अरब की मुद्रा किसी के लिए भी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए काफ़ी थी। लेकिन अर्जुन के मुंह से ये बात ऐसे निकली मानो किसी भिखारी को सिक्के उछाले जा रहे हों। सच में सोच की दुनिया ही बदल दी। अगर यही तुम्हारी सारी सच्चाई है तो मुझे शक है कि ये तीनों सुंदरियां तुम्हें माफ़ करेंगी, और मेरी प्रेमिका तो अब भी नाराज़ है। और जब वो नाराज़ होती है तो अंजाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि मैं भी बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। अर्जुन ने कहा, लगता है तुम इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। लगता है तुम्हारी बिजली, पानी और गैस काटनी पड़ेगी। श्रीमान अर्जुन, रुको रुको, हमसे गलती हो गई, सुनील सिंह ने झट से टोका। क्या बस इतना ही लाए थे? जल्दी से सब कुछ निकालो। दोनों सहायक तुरंत अपने बहीग्ज़ में फिर से उथल पुथल करने लगे और फिर कई और कार्ड्स निकाल लाए। श्रीमान अर्जुन, हमसे पहले गलती हुई थी। ये 3 कार्ड्स सिर्फ रितिका के लिए थे। ये लिसा और रेन्ना के लिए हैं। एक के बाद एक बैंक कार्ड्स मेज पर सजे, ये थी धन की सुगंध। बस यही है। अर्जुन अब भी संतुष्ट नहीं था। लगता है तुम लोग मेरी बात अब भी नहीं समझे। एक कॉर्पोरेशन 500 अरब भारतीय मुद्रा दे सकता है, तुम्हारा देश तो 1000 अरब की मुद्रा भी नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने गरीब हो। होंग्या मिश्रा, इन्हें वापस भेज दो। हम दोपहर में बैंक से पैसा निकालेंगे और फिर कल से इनकी बिजली, पानी और गैस काट देंगे। परसों इनके कच्चे तेल की सप्लाई भी बंद कर देंगे, और इनके किन्क्यू देश में जो ज़मीन है उसे भी वापस ले लो। मुझे याद है कि मेरे पूर्वजों ने वहाँ के विकास और उपयोग के स्थायी अधिकार खरीदे थे। क्या? सुनील सिंह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या अर्जुन चौहान के पास सच में उनके किन्क्यू देश की ज़मीन के स्थायी अधिकार थे? उसे तो इसकी भनक तक नहीं थी। ओह, तुम्हें पता नहीं था? सुनील का उलझा चेहरा देखकर अर्जुन मुस्कुराया। अपने राष्ट्रीय भूमि कार्यालय को कॉल कर लो। तुम्हारे राजधानी क्यूआन में शायद 1/10वां हिस्सा मेरी विरासत में खरीदी गई ज़मीन है। मुझे याद है, उस वक्त तुम्हारा देश बना भी नहीं था, लेकिन उससे मेरे मालिकाना हक पर फर्क नहीं पड़ता। सुनील सिंह ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और राष्ट्रीय भूमि कार्यालय में फ़ोन मिलाया। प्रतिनिधि मैं सुनील सिंह बोल रहा हूँ। अरे सुनील, क्या बात है? हमारे देश की राजधानी क्यूआन में क्या 1/10वां हिस्सा किसी और का है? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? प्रतिनिधि की आवाज़ अचानक बदल गई। ये तो अति गोपनीय जानकारी थी, जिसके बारे में सिर्फ भूमि कार्यालय और राष्ट्रपति जानते थे। अगर जनता को पता चल गया कि राजधानी का हिस्सा किसी और के पास है तो पूरे समाज में हड़कंप मच जाएगा। राजधानी ही अगर दूसरों की है तो फिर देश की इज्जत कहाँ रह जाएगी? सच सच बताओ, क्या मामला है? ये सैकड़ों साल पुरानी बात है। जब हम चाओमो से अलग नहीं हुए थे तब एक भारतीय उद्योगपति आया था। तब क्यूआन एक वीरान बंजर इलाका था। हमें विकास के लिए पैसे चाहिए थे तो हमने 50 वर्ग किलोमीटर ज़मीन बेच दी थी। क्या ये सच है? सुनील ने घबराकर अर्जुन की ओर देखा। वो ज़मीन आज कहाँ है? हमारा बैंक, ऊर्जा विभाग, भूमि कार्यालय, वित्त मंत्रालय, राज्य भवन, सरकार का केंद्र, सब वहीं बने हैं।
क्या उस भारतीय उद्योगपति की दूरदृष्टि कमाल की थी। उसने आज का सबसे समृद्ध क्षेत्र चुना। अब हम वो जमीन खो नहीं सकते। अगर वो वापस मांगने आ जाए तो हमारे पास कुछ करने को नहीं रहेगा। हा हा हा। छप। सुनील ने फोन काट दिया। प्रतिनिधि अन की हंसी अब उसे तिरस्कार जैसी लग रही थी। अब सब साफ हो गया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, वैसे प्रतिनिधि सुनील, क्या आप वो जमीन सीधे लौटाएंगे या नकद मुआवजा देंगे? तुम्हारे इलाके में रियल एस्टेट की औसत कीमत के अनुसार 400-500 मिलियन किनक्यू मुद्रा प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 200-300 ट्रिलियन किनक्यू मुद्रा, है ना? श्रीमान अर्जुन, आपने गलती की है। होंग्या मिश्रा बीच में बोली। आपने जो जमीन मूल्य बताया वो सीमित संपत्ति अवधि के हिसाब से है। आपके पूर्वजों ने स्थायी संपत्ति अधिकार खरीदे थे। उसे 10 गुना तक बढ़ाना गलत नहीं होगा। ओह, ऐसा है क्या? अर्जुन ने सिर हिलाया। तो फिर पैसे अभी ट्रांसफर कर दो। सुनील सिंह को लग रहा था कि अब उसका दिमाग फट जाएगा। वो इतने ट्रिलियन किनक्यू मुद्रा की व्यवस्था नहीं कर सकता था, और अगर कर भी पाता तो भी संभव नहीं था। तो मतलब पैसा नहीं है? अर्जुन मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं खुद ही जमीन ले लूंगा। सुना है अब वहां शहर का केंद्र बन गया है। होंग्या मिश्रा, भारत से कल एक खुदाई दल बुलाओ। उन्हें सालाना 1 मिलियन का वेतन, सामाजिक सुरक्षा और उच्चतम स्तर की सुविधाएं दो। उन इमारतों को ढहा दो। मैं वहां नहीं, स्नान केंद्र नहीं, वो पहले से है। मैं वहां एशिया का सबसे बड़ा फूड सेंटर बनाना चाहता हूं। अचानक सुनील सिंह को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कोई कांटा चुभ गया हो। श्रीमान अर्जुन, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे देश की कई मुख्य इमारतें वहां हैं। अपनी जमीन पर मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? अर्जुन ने भरपूर अहंकार के साथ कहा। श्रीमान अर्जुन, आप अपनी कीमत बता दीजिए। जो संभव होगा हम देंगे। सुनील सिंह पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा था कुछ 100 अरब से काम बन जाएगा, पर अर्जुन तो बिल्कुल निर्मम निकला। जब तुमने इतने नम्र होकर कहा तो मैं भी ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हारा देश भी कठिनाइयों से जूझ रहा है। तो ऐसा करते हैं, प्रति व्यक्ति 1000 अरब किनक्यू मुद्रा मुआवजा दो, और हाँ, ल और वाईजी कंपनियों में जो हिस्सेदारी है वो भी बुरी नहीं है। कैसा रहेगा? महिलाओं, 100 अरब किनक्यू मुद्रा की मानसिक क्षतिपूर्ति आपके बैंक खातों में पहले ही स्थानांतरित की जा चुकी है। यह ली और वाईजी के स्टॉक इक्विटी अनुबंध हैं। सुश्री रितिका शर्मा, अब आप अली एंटरटेनमेंट ग्रुप की 52% मालिक हैं। सुश्री ललिता मिश्रा और सुश्री लीजा जौहरी, आप दोनों के पास वाईजी एंटरटेनमेंट ग्रुप के 32% शेयर हैं। प्रत्येक की कीमत लगभग 500 अरब किनक्यू मुद्रा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि चौंक चुके सुनील सिंह ने अपनी कार्यकुशलता कई गुना बढ़ा दी थी। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही 3 मोटे मोटे स्टॉक इक्विटी समझौते अर्जुन चौहान के घर पहुंचा दिए गए। ये सभी इक्विटी किनक्यू देश के वित्त मंत्रालय ने अधिग्रहित की थीं। वे केवल बैठकर ये तो नहीं देख सकते थे कि उनके बैंक और यहां तक कि सरकारी भवनों को अर्जुन चौहान बुलडोजर से ढहा दें। हालांकि इन जमीनों पर उन्हें अर्जुन को रोजाना भारी कर देना होता था, लेकिन ये लगातार कर देना लाखों अरब किनक्यू मुद्रा एक साथ देने से कम दर्दनाक था। अपने खाते चेक कर लो, पैसा आ गया क्या? अर्जुन चौहान ने पूछा। श्रीमान अर्जुन, पैसा आ गया है, तीनों अभिनेत्रियां सिर हिलाते हुए बोलीं। मानो उन्हें अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा था। कल तक वे देश के हाथों की कठपुतली थीं, और आज वे किनक्यू देश की 2 सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनियों की सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई थीं। अब से उन्हें जिंदगी को दूसरों के इशारों पर जीने की जरूरत नहीं रही। वे खुद अपने फैसले कर सकती थीं। अभिनय और गायन करना चाहें तो कर सकती थीं, पर अब किसी दबाव के बिना। सोचने पर लगता है कि अर्जुन चौहान के साथ रहने की व्यवस्था वास्तव में एक सौभाग्य था। महिलाओं, क्या आप अब हमें माफ कर सकती हैं? जो लोग आपके परिवारों की निगरानी कर रहे थे उन्हें भी हमने हटा लिया है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। श्रीमान अर्जुन, क्या हम उन्हें माफ कर दें? तीनों महिलाओं ने एक साथ अर्जुन की ओर देखा। वे पहले ही इस मुआवजे से पूरी तरह संतुष्ट थीं, यह उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक था। लेकिन अंतिम फैसला अर्जुन का ही होना था। ठीक है, चूंकि श्रीमान सुनील ने इतनी मेहनत की है और भले ही मुआवजा कुछ खास नहीं है, पर इसे रख लो। यही मामला यहीं खत्म करते हैं, अर्जुन ने कहा। यह सुनकर सुनील सिंह ने चैन की सांस ली। लगता था कि अर्जुन अब थोड़ा संतुष्ट था। लेकिन अर्जुन की आवाज में अचानक सख्ती आ गई और सुनील की राहत फिर से तनाव में बदल गई। अब जबकि यह मामला सुलझ गया है तो अब मेरी बात की जाए, अर्जुन ने कहा। मैं अभी भी तुम्हारे देश के आर्थिक मॉडल में रुचि रखता हूं और कुछ जानकारी चाहता हूं। आशा है कि श्रीमान सुनील मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे। श्रीमान अर्जुन, मैं भी इसी बात को स्पष्ट करने आया था, सुनील सिंह ने गंभीरता से कहा। हमने पूरी जांच की है और जो आर्थिक मॉडल बताया गया था वह हमारे देश के कुछ विफल वित्तीय शिक्षाविदों की कल्पना थी। हमने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा कोई आर्थिक मॉडल मौजूद ही नहीं है। और श्रीमान की क्षमताओं को देखकर हमें पूरा विश्वास हो गया है कि श्रीमान अर्जुन दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं।
धत तेरी, इस आदमी की बेशर्मी की कोई हद ही नहीं। अर्जुन चौहान एक पल को अवाक रह गया। सुनील सिंह सचमुच एक कलाकार था, उसने तो सीधे अपने ही देश के अर्थशास्त्रियों को बेच दिया। अर्जुन को यकीन था कि बिना ऊपर से आदेश मिले वे अर्थशास्त्री ऐसी झूठी बातें करने की हिम्मत नहीं करते। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुनील बड़ा नीतिकार था, उसने तो पूरा मामला किंक्यू देश के पल्ले से ही झाड़ लिया। बेशक अर्जुन जानता था कि अगर वह चाहे तो सच्चाई सामने लाने में देर नहीं लगेगी, पर ज़रूरत ही क्या थी। उसका उद्देश्य सिर्फ चेतावनी देना था, शेर की दहाड़ से जंगल हिलाना। और साफ था कि इस दहाड़ से आधे ही शेर डरे। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का असर बस थोड़ा कम हुआ था। पिछली बार जब अर्जुन ने होंग्या मिश्रा से छोटे देशों को सबक सिखाया था तब भी बड़े देशों पर फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन किंक्यू देश अलग था। उनकी जीडीपी पहले ही विकसित देशों के बराबर थी। हालांकि उन पर सैन्य दबाव था, लेकिन छोटे देशों की तरह नहीं। उन्हें काबू में करना ज़्यादा असरदार साबित होगा। ऐसा करो, एक काम करो और मैं सब भूल जाऊंगा। मैं तुम्हारी बची हुई बचत को नहीं छेड़ूंगा। बस मुझे समय पर ब्याज चुकाना और ज़मीन का कर जमा कराना। मैं ज़रूरत पड़े बिना किसी को पीटना नहीं चाहता। सुनील सिंह भीतर ही भीतर रो रहा था। कभी सुना है कि कोई व्यक्ति पूरे देश को पीट सकता है? लेकिन अर्जुन की बातों का जवाब भी तो नहीं था। इन कुछ दिनों में किंक्यू देश की गर्दन अर्जुन ने पूरी तरह दबा दी थी। उनकी दौलत नहीं बच पाए, उनकी स्त्रियां नहीं बच पाईं, और उनकी ज़मीनें भी सुरक्षित नहीं रहीं। श्रीमान अर्जुन, आप बताएं क्या करना है? अगर हमसे हो पाया तो हम अवश्य करेंगे। बहुत बढ़िया, अर्जुन संतुष्टि से मुस्कुराया। गलती करना बुरा नहीं है, पर मानना जरूरी है। कल रात मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। उन मूर्ख अर्थशास्त्रियों को इकट्ठा करो, मेरे सामने अपनी गलती माने और माफ़ी मांगें। फिर मेरे सामने खड़े होकर विजय गीत गाएं। विजय गीत। सुनील सिंह समझ गया कि अर्जुन ये सब दूसरों को डराने के लिए कर रहा है। हालांकि उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे मानना ही पड़ा, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। बस एक गाना ही तो है। मैं किसी को सिखाने भेज दूंगा। अब तुम जा सकते हो। अर्जुन ने सुनील को ऐसे हाथ हिलाकर विदा किया जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। लंच के लिए नहीं रोक रहा हूँ, ठीक है? धन्यवाद श्रीमान अर्जुन। सुनील के जाने के बाद तीनों अभिनेत्री अर्जुन के सामने गहरी झुक गईं। अब भले ही उनका पद वैसा ही रहा हो, लेकिन उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई थी। कोई बात नहीं, इसे इनाम समझ लो इन कुछ दिनों की संगत का। अर्जुन ने सीटी बजाई और अपने कमरे में चला गया। लंच के वक्त बुला लेना, और दोपहर को मेरे साथ ताश खेलना। रात को टीम गेमिंग है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आज रात मैं शार्क टीवी पर लाइव स्ट्रीम करूंगा। 100 नकद इनाम के पैकेट प्रत्येक 1 मिलियन मूल्य के बांटे जाएंगे। फैंस, इसे मिस मत करना। उस शाम अर्जुन चौहान के सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आए और इस घोषणा से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। हे भगवान, मैंने तो सिर्फ 100 रुपये वाले गिवअवे ही देखे हैं, ये तो सीधे 10,000 गुना कर दिया। ओह जानू, मुझे चुन लो। सोचते हो इस ट्रिक से मैं स्ट्रीम देखने आ जाऊंगा? नहीं, मैं तो सारे रिश्तेदारों को बुला लाऊंगा। क्या आदमी है अर्जुन, पैसा फेंक फेंक कर मार रहा है। बाकी लोग स्ट्रीम से कमाते हैं, ये स्ट्रीम में पैसा जलाता है। अमीरों की खुशी हमारी सोच से बाहर है। एक सवाल, ये अर्जुन स्ट्रीम करेगा क्या? वो तो किंक्यू देश में है। पता नहीं, बस पैसा मिल जाए। अगर मैं जीत गया तो डाउन पेमेंट हो जाएगा। भीड़ भाड़ वाले कमेंट्स को पढ़ते हुए अर्जुन संतोष से मुस्कुराया। कल की स्ट्रीम तो सच में धमाल मचाने वाली है ना? भाई, सुना है आज रात तुम लाइव स्ट्रीम करने वाले हो। अर्जुन चौहान को अचानक विक्रम लांबा का फोन आया। भाई, मैं अभी सिर्फ 22 साल का हूं और तुम 30 पार कर चुके हो। मुझे मत चिढ़ाओ यार। अर्जुन ने घृणा से भरा चेहरा बनाया। हा, मैं तो पिछले दरवाजे से घुसूंगा, पिछले दरवाजे से। सुना है तुम 100 लाल लिफाफे निकालने वाले हो, हर एक में 1-1 करोड़। दो मेरे नाम कर दो, मैं अपना आईडी बता दूं। हा। विक्रम लांबा हंसते हुए बोला। अरे अमीरजादे विक्रम, खुद भी तो एक धनी खानदान से हो, तुम्हारी तो खुद की गिनती रईसों में होती है। ये तुम्हारी लालसा है, 1 करोड़ पर ललचाए हो। सिर्फ 1 करोड़? हे भगवान, इसे सिर्फ कह रहा है। विक्रम गालियां बकने लगा। सब तुम्हारी तरह अमीर नहीं होते मालिक अर्जुन। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरे पिताजी महीने में सिर्फ कुछ हजार ही खर्च देते थे। 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, समझे? उस पैसे से तो मैं 2 साल तक किसी इंटरनेट सेलिब्रिटी को खुश रख सकता हूँ। हा, सुनो तो, हाल ही में मेरी नई गर्लफ्रेंड बनी है, उसकी काया उफ, कमर हो या टांगे, क्या कहूँ। और तुम तो अब किंक्यू देश में हो, चारों ओर हुस्न ही हुस्न, ऊपर से ऋतिका शर्मा जैसी देवियां भी साथ में। क्या मज़े आ रहे होंगे, है न? तो बताओ, देवी का स्वाद कैसा होता है? अगर मेरी जगह तुम होते तो अब तक पूरी टीम बनाकर मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे होते। भाग यहाँ से, असली बात पर आओ। अर्जुन झल्लाया। असली में इस बार लाइव में क्या करने वाले हो? बस उत्सुक हूँ।
तुम्हारी वीबो पोस्ट ने तो ट्रेंडिंग में आग लगा दी है, पूरा एक्सक्लूसिव शो बन गया है। कुछ खास नहीं, बस एक बड़ा कोरस कराने की योजना है। अर्जुन हंसते हुए बोला, कोरस? तुमने करियर बदलकर म्यूजिक कंडक्टर बनना शुरू कर दिया है क्या? विक्रम पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। घबराओ मत, रात में सब पता चल जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑन रखना और कल फायरवॉल फांद कर इसे चारों ओर फैला देना। नहीं बताओगे तो ठीक है, रहस्य ही बना रहने दो। विक्रम बड़बड़ाया, पर वो 1 करोड़ ... जब से अर्जुन चौहान प्रसिद्ध हुआ था, ये पहली बार था जब वह खुद इस तरह से सार्वजनिक रूप से प्रकट हो रहा था, और वह भी एक अंतर्राष्ट्रीय लाइव स्ट्रीम में। इस लाइव स्ट्रीम को लेकर रहस्य इतना गहरा था कि हर कोई उत्सुकता और बेचैनी में था। पैसा तो बस बहाना था, असली चीज थी जिज्ञासा। दोपहर तक अर्जुन की लाइव स्ट्रीम लिंक पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लाइव स्ट्रीम शुरू होने से 2 घंटे पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी लोकप्रियता तो शायद लीग ऑफ लेजेंड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी नहीं मिलती। जब घड़ी शाम के 6:30 बजे का वक्त दिखाने लगी, अर्जुन ने पहले से तैयार एक अकाउंट से लाइव स्ट्रीम चालू किया। स्क्रीन पर आते ही कमेंट्स की बरसात आतिशबाजी की तरह फूट पड़ी। वह एक छत थी, तारों भरे आकाश के नीचे, रोमांटिक माहौल से सजी हुई। ऊपर से एक पारदर्शी ग्लास रूफ लगी हुई थी। उस छत पर एक बगीचा था, स्विमिंग पूल था, सोफा था, टीवी था, और वहां सिर्फ अर्जुन ही नहीं था, बल्कि 3 महिलाएं भी मौजूद थीं। जानू, इधर देखो जानू, अर्जुन चौहान तो तस्वीरों से भी ज्यादा हैंडसम है। ऋतिका शर्मा, मेरी बीवी। अंततः किसी ने उन तीनों अभिनेत्रियों की पहचान की। वे सचमुच अर्जुन के चारों ओर बैठी थीं। एक उसे फल खिला रही थी, दूसरी गाना गा रही थी, और तीनों बार बार उसे ओप्पा कह रही थीं। और मेरी बीवी लीजा जौहरी, ललिता मिश्रा भी वहीं हैं। मेरी भी। प्रतिद्वंद्वियों, तलवारें निकालो, आज मैं ऋतिका के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। क्या ही चिल्ला रहे हो, वे सब अर्जुन मालिक के घर में हैं, लड़ने का कोई मतलब नहीं। हाय हाय, बीवियों को छीन लेने का बदला कभी नहीं भुलाया जाएगा। ये तो सपनों की जिंदगी है। लीजा के हाथों छिले हुए अंगूर खाना, ऋतिका के गाने सुनना। मैं तो जल जल के नींबू बन गया हूँ। मालिक अर्जुन तो हमारे राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। कोई है जो बता सके कि ये जगह कहाँ है? मुझे पता है, ये क्यूयुआन का सबसे महंगा अपार्टमेंट है, जिसे क्यूयुआन थॉमसन प्रथम श्रेणी कहते हैं। यहाँ किनक्यू देश के बड़े सितारे रहते हैं, और हर अपार्टमेंट की कीमत कम से कम 100 अरब किनक्यू मुद्रा है। ऐसे तो अगर अर्जुन प्रधानमंत्री निवास में भी सोते मिले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तुम सोचो, वो तीनों अभिनेत्रियां अर्जुन के घर क्यों हैं? क्या वे रखेल बन गई हैं उनकी संपत्ति को देखते हुए? हा, मुमकिन तो है। बकवास, मेरी देवी ऐसी नहीं है। ये अर्जुन की व्यक्तिगत आभा है। क्या आज की लाइव स्ट्रीम का यही कंटेंट है? दौलत की नुमाइश, देवियों का पीछा, ये ज्यादा नहीं हो गया? बस एक राहगीर हूँ, पूछना है कि ड्रॉ किस समय होगा। ... अबे, लोग अब भी गिफ्ट भेज रहे हैं। अर्जुन ने स्क्रीन पर उपहारों की बाढ़ देखी और झल्ला गया। उसका 100 अरब अमेरिकी डॉलर एक ही बैंक खाते में जमा था, और वह सभी भुगतान उसी खाते से करता था। इसलिए जैसे ही खाता खाली होता, वह अपने माँ बाप की परीक्षा पास कर लेता। पर जब अर्जुन ने स्ट्रीम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तब उसने जो बैंक खाता दर्ज कराया था, वह मुख्य खाते से जुड़ा हुआ हवाशिया बैंक का सहायक खाता था। यानी स्ट्रीम से मिलने वाली सारी कमाई भी उस खाते में जाती। उसे तो वैसे भी पैसे खर्च करने में दिक्कत थी, और अब लोग उसे गिफ्ट भेज रहे थे। ये लोग उसे चिढ़ा रहे हैं क्या? अबे, गिफ्ट भेजना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए पैसे खर्च करना आसान है? अर्जुन कैमरे की ओर चिल्लाया। क्या एक्टिंग है भाई, क्या शो कर रहा है? हा, आमतौर पर लोग स्ट्रीम में गिफ्ट मांगते हैं, ये पहला बंदा है जो गिफ्ट न भेजने की भीख मांग रहा है। स्थिति देखकर गिफ्ट भेजने वालों की संख्या और भी बढ़ गई। कुछ ही मिनटों में गिफ्ट की कुल राशि कई करोड़ तक पहुंच गई। हे भगवान, अब भी पैसे भेज रहे हो? अर्जुन चिल्लाया। होंग्या मिश्रा, जरा इधर आओ। श्रीमान अर्जुन, क्या चाहिए? अभी जितने गिफ्ट आए सब वापस मंगवा दो शार्क टीवी से। अर्जुन ने कहा। श्रीमान, यह आसान नहीं है। हमारे समझौते के अनुसार प्लेटफॉर्म 50% हिस्सा काट लेता है। तो मैं वो 50% खुद भर दूंगा, और अगर फिर भी संभव न हो तो शार्क टीवी खरीद लो, मैं खुद रिफंड कर दूंगा। समझ गया श्रीमान। ... अर्जुन और होंग्या के बीच ये बातचीत कैमरे के सामने ही हुई, और इस दृश्य ने लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया। माफ कीजिए, बीच में टपक पड़ा। बातों बातों में अधिग्रहण की बात कर दी। यही तो असली धन के देवता हैं। सोचो, मालिक अर्जुन के अकेले के पास 730 खरब किनक्यू मुद्रा की जमा पूंजी है, और वह वाशिया मुद्रा में कई खरब होती है। उन्हें इस चिल्लर की क्या चिंता? जो लोग गिफ्ट भेज रहे हो, क्या तुम हमारे मालिक का अपमान कर रहे हो? सभी ध्यान दें, अर्जुन ने कहा। लाइव का असली कंटेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैं चेतावनी देता हूं, कृपया मुझे कोई गिफ्ट न भेजें। जो भेजेगा उसे तुरंत स्ट्रीम से बाहर कर दिया जाएगा।
थोड़ा गुस्सा हो गया था, माफ करना। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। माफी के तौर पर आज मैं 1 करोड़ की कीमत वाले 200 नग ब्रेड पैकेट निकालूंगा। वाह, जैसे ही यह घोषणा हुई पूरी स्ट्रीम में तहलका मच गया। अबे, मेरा तो कनेक्शन ही कट गया। शार्क टीवी, अगर मैं हार गया तो ये तुम्हारी गलती होगी। 1 करोड़ की भरपाई चाहिए मुझे। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो 10 फर्जी अकाउंट पहले से तैयार रखे हैं, अब कौन हरा सकता है मुझे।